Morning students, सुप्रभात सभी को. Today we will learn and discuss the chapter 6th of history, that is colonialism and the city. तो अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए, primarily they had came to India to do trade, but later on with the help of various conspiracies, with the help of traitors, ठीक है, उन्होंने अपना साम्राज्य लगभग स्थापित कर लिया हमारे देश पर. So they established a rule over a country. Earlier their capital was Calcutta, but later on they made their capital in 1911 to Delhi. तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पे, उन सारी चीज़ों की बात हो रही है. दिल्ली शहर पर कॉलोनिज्म के क्या प्रभाव हुए, क्या क्या चेंजेस आए, वो सब पढ़ना है हमको. पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं अपने चैप्टर का, दैट इज़ कॉलोनिज्म एंड द सिटी. सो व्हाट हैपन टू द सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल. जो भारत के पुराने शहर थे, जैसे कि मदुरई है, सूरत है, मछलीपट्टनम है, एसेट्रा, ये जो शहर थे, इनमें क्या चेंजेस आए जैसे ही अंग्रेजी साम्राज्य ने अपना वर्चस्व, अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया. सो डिफरेंट सिटीज़ चेंज डिफरेंटली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. क्योंकि पुराने ज़माने में भारत में अलग अलग शहर अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थे, अलग अलग फंक्शंस थे, तो अलग अलग तरीके से शहर भी चेंज हुए. फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल टाउन्स लाइक मदुरई, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स लाइक डेक्का, पोर्ट सिटीज़ लाइक सूरत एसेट्रा सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस. तो अलग अलग प्रभाव इसलिए पड़े कॉलोनिज्म के भारत के पुराने शहरों पर, क्योंकि उन सब के जो फंक्शंस हैं, उन सब के जो काम हैं, वहाँ पे होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट थी एक दूसरे से. तो इसीलिए अलग अलग प्रभाव, अलग अलग चेंजेस आए हमारे एंशियंट शहरों में कॉलोनिज्म की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ एमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. पर वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर शहर विकसित हुए औद्योगिकरण के साथ ही. जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ, जैसे मशीनों से चीज़ें बनाई जाने लगी, तो उसके साथ साथ वहाँ पे जॉब्स के लिए बहुत सारे लोग आए ऐसे शहरों में, और ऐसे शहर विकसित हुए. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. हम लंदन का एक इंग्लैंड का मैप देख सकते हैं, जिसमें लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लीड्स है. ऑल दीज सिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर ग्रू रैपिडली. मूविंग ऑन, हम मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम की बात करेंगे, जो कि हमारा एक एंशिएंट शहर था, जिसमें कि बहुत सारे बदलाव आए आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर द ब्रिटिशर्स गेन कंट्रोल ओवर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मछलीपट्टनम डिक्लाइंड इन द एमर्जेंस विद ऑफ न्यू ब्रिटिश पोर्ट्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा. जैसे जैसे नए पोर्ट्स विकसित करने लगे ब्रिटिशर्स, जैसे उन्होंने न्यू पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट किया, अलग पोर्ट सिटीज़ से ट्रेड शुरू किया, व्यापार, वैसे ही जो इंडियन पोर्ट सिटीज़ थी, जैसे कि मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. अब ज़्यादा लोग वहाँ पर उस जगह से ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं हो रही थी. तो अब एक एंशिएंट व्यू देख सकते हैं मसूलीपट्टनम, जो कि एक पोर्ट सिटी थी, उसका. द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड टाउन्स and cities due to emergence of new administrative towns is described as de-urbanization. तो ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें नए शहरों के विकसित होने पर पुराने शहर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, पॉपुलेशन कम हो जाती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी-अर्बनाइजेशन. ठीक है. वहीं अगर अर्बनाइजेशन या शहरीकरण की बात करें, तो शहरीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एरिया को धीरे धीरे एक सिटी में या टाउन में डेवलप किया जाता है, दैट इज़ नोन एज अर्बनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम एसेट्रा, ये सारे क्या हो गए, डी अर्बनाइज हो गए. जो नए शहर आए, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तो धीरे धीरे ये जो हमारे पुराने शहर थे, ये डी अर्बनाइज हो गए. बाय द 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन सिटीज़. तो 20th सेंचुरी के आसपास सिर्फ 11% लोग इंडियंस सिटीज़ में रह रहे थे. द एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़ में बात करेंगे कि पहले जो है, पहले मतलब जब एडवेंट हुआ 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स का,
उन्होंने बहुत सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए परमिशंस ली धीरे धीरे, और फिर उसके बाद अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। तो उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया हुआ था 1911 तक। परंतु 1911 में जॉर्ज फिफ्थ ने एक दरबार लगाया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से जो राजधानी है वो क्या होगी, दिल्ली। The port city of Bombay began to grow when East India Company started using Bombay as its main port in Western India. The historic imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century. क्योंकि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी, पर इसकी वैल्यू पहचानते हुए ब्रिटिशर्स ने उसको फिर बाद में डेवलप किया। इट वॉज रीबिल्ड एज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912। तो दिसंबर 1911 में उन्होंने दरबार लगाया जिसमें लाखों की संख्या में अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से एमिनेंट लोग और रूलर्स, छोटे मोटे राजा आए हुए थे। तो इससे ये पता लग रहा था कि कितनी इंपॉर्टेंस है दिल्ली की। सो द ब्रिटिशर्स ऑल्सो रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस एंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली, दैट इज़ वाई दे हैव मेड देयर कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। आगे बात करें शाहजहानाबाद की, तो दिल्ली जो कि आज हमें ऐसी दिख रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो विकास हुआ उससे पहले लगभग 14 अलग अलग इलाकों को अलग अलग रूलर्स ने राजधानी बनाया। Almost 14 capitals have been built, but the most splendid, most beautiful and most architecturally developed capital was built by शाहजहां, जिन्होंने उसका नाम क्या रखा, शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद की एक तस्वीर देख सकते हैं आप जिसमें वॉल्ड सिटी थी वो पूरी, और लाल किला जो था उसके साथ ही वो कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे सभी लोग रह रहे थे। और राजा कहाँ रह रहा था, इन द रेड फोर्ट। As many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of river यमुना। तो रिवर यमुना की जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे बनाया हुआ था शहर, जिसका बहुत सारे शहर बनाए, उसमें से एक था शाहजहानाबाद। The most splendid capital of all, named Shahjahanabad, was built by Shah Jahan. He was a Mughal emperor. It consisted of a fort palace complex and the city adjoining it. तो एक फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया जिसको रेड फोर्ट का नाम दिया, लाल किले का। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सेंटर में, और उसके साथ में सिटी जो कि वॉल्ड से कवर्ड थी वो भी, ताकि उसकी भी प्रोटेक्शन की जा सके। मूविंग ऑन, द रेड फोर्ट और लाल किला मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो वो लाल सैंडस्टोन से बना हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, लाल किला और द रेड फोर्ट। तो और भी कुछ विशेषताएं थी शाहजहानाबाद की, जैसे द वॉल्ड सिटी टू द वेस्ट हैड 14 गेट्स। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक एंड फैज़ बाज़ार वर वेरी ब्रॉड। तो जो चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार या आसपास के जामा मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं उनमें काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी एंशिएंट टाइम्स में। अगर आप आज के ज़माने में चांदनी चौक के आसपास के इलाकों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजेशन और भीड़ है, परंतु उस समय उन्होंने काफ़ी ब्रॉड स्ट्रीट्स बनाई थी। अ कैनाल रैन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक। चांदनी चौक के बीचों बीच एक कैनाल गुजरता था ताकि जो वाटर की नीड है अवेलेबिलिटी की वो पूरी की जा सके लोगों के लिए। द जामा मस्जिद वॉज अमंग्स द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया। तो उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाया जो कि सबसे बड़ा और सबसे विशाल रिलीजियस या फिर एक मॉस्क था, और काफ़ी एलिवेटेड जगह पर भी था, काफ़ी ऊंची जगह पर, ताकि कभी फ्लड्स आया कोई और विपत्ति हो तो उसको बचाया जा सके। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां's टाइम वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफ़ी कल्चर। शाहजहां के कार्यकाल में सूफ़ी संगीत और सूफ़ी जो कल्चर है जो कि नॉन वायलेंट और पीस की बात करता है अमंग्स अदर रिलीजन्स, वो काफ़ी डेवलप हुआ। अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी स्ट्रीट्स थी। शाहजहानाबाद की एक पेंटिंग है, इट हैड सेवरल दरगाह, खानकाज एंड ईदगाह। तो शाहजहानाबाद में बहुत सारे दरगाह, खानका और ईदगाह थी। इन सभी वर्ड्स के बारे में हम चैप्टर जब हमारा ख़त्म होने वाला, अभी जो ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा होगा तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन स्क्वायर्स, वेंडिंग लेन्स, क्वाइट कल्डेसैक्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स। ठीक है, ये कल्डेसैक्स क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रीट जिसका कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब डेड एंड स्ट्रीट, एक स्ट्रीट में आप घुसे हैं वो आगे जाकर ख़त्म हो जाए। सो पोएट मीर ताकी मीर सेड द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आरंट
मेयर स्ट्रीट्स दे आर लाइक एल्बम्स ऑफ अ पेंटर। तो मीर ताकि मीर ने दिल्ली या शाहजहानाबाद की इस भव्यता को देखते हुए बोला कि ये सिर्फ गलियां नहीं हैं, ये एक पेंटर की एल्बम है, यानी कि इतनी कलरफुल और इतने अच्छे से वहाँ पर सभी काम हो रहे थे। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। पर जो अमीर और गरीब हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। अमीर अक्सर बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे और राजा तो रहता ही फोर्ट में था, और बाकी जो लोग थे जो गरीब थे दे यूज्ड टू लिव इन मड हट्स, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियों में वो रहते थे। अगर आगे बात करें शाहजहानाबाद की, तो हवेलीज और मैंशंस वर वेरी लेस एज कम्पेयर टू न्यूमरस मड हाउसेज ऑफ द पुअर। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड डांस वॉज यूजुअली एन्जॉयड बाई मैन। इसके अलावा एक और डिफ्रेंसिएशन था, जो फीमेल्स थी उनको ज़्यादा आज़ादी अलाउड नहीं थी, वो ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स में चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाती थी। ओनली द मेन यूज टू एन्जॉय म्यूज़िक, डांस, पोइट्री एंड मैनी अदर फेस्टिव प्रोसेशंस। सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस ऑफन लेड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। और कई बार सेलिब्रेशन और प्रोसेशन में कॉन्फ्लिक्ट, विवाद भी हो जाता था। उसके बाद अगर आगे बात करें शाहजहानाबाद की, तो जामा मस्जिद का एक जो ईस्टर्न गेट है वो देख सकते हैं आप, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वहाँ पे वो थी श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफ़ी सेंट थे, सूफ़ी संत थे, जिनकी दरगाह या जिनकी श्राइन वहाँ पर बनाई गई ताकि लोग वर्शिप या ज़ियारत कर सकें। तो मीर ताकि मीर की बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि दिल्ली शहर पर नादिर शाह ने बहुत सारे हमले किए 1739 तक और उसके बाद भी। तो फिर मीर ताकि मीर को बड़ा ही दुख हुआ, उन्होंने अपनी व्यथा पोइट्री के माध्यम से लिखी। इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा उन्होंने। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजरे दयार के। ठीक है, तो वो कहना चाहता है कि मैं जिस भव्य टेरिटरी में रहता था, जो एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत ही पावरफुल सिटी था एक ज़माने में, उसमें अब क्या हो रहा है, सिर्फ रूइंस ही रूइंस हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेडर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं नादिर शाह जैसे, और सिटी को तहस नहस कर रहे हैं, लूट कर ले जा रहे हैं। यानी कि जो रूलर्स हैं या जो दिल्ली है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो फिर ये तो हुई पुरानी दिल्ली की बात। शाहजहानाबाद की बात, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, जामा मस्जिद था, श्राइन्स थे, ठीक है, दरगाह थी, चौड़ी स्ट्रीट्स थी, कलरफुल मार्केट था, एसेट्रा। परंतु जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसमें कुछ बदलाव लाए। तो आगे आने वाले बदलावों के बारे में हम पढ़ेंगे। In 1803, the British gained control of Delhi, defeating the Marathas. The capital of British India was Calcutta. Therefore, Mughal emperor was allowed to live in the palace complex in the Redwood. तो उन्होंने राजधानी जो है जीतने के बाद भी उन्होंने कलकत्ता बना रखी थी। दिल्ली को जीतने के बाद भी उनकी राजधानी कलकत्ता ही थी। तो फिर उन्होंने अलाउ किया मुग़ल एम्परर को कि वो लाल किले में रह सके। परंतु बाद में जब आज़ादी का जो रिवोल्ट था 1857 का, उसके बाद जो मुग़ल एम्परर ने उसमें भाग लिया, उसके लीडर बने, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको खाली कराया और फिर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया काफ़ी बाद में, और वहीं से रूल करने लगे। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1911। सो डेमोलिशिंग अ पास्ट में हम देखेंगे कि इन मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे द लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश वर सेपरेटेड। जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिविंग स्पेसिस थे, जो भी शहर उन्होंने बनाए, बड़े बड़े 3 शहर बनाए और बाद में दिल्ली को डेवलप किया, तो उन बड़े 3 शहरों में उन्होंने सेपरेट एरियाज़ बनाए हुए थे, अलग अलग इलाके। तो जिन इलाकों में इंडियंस रहते थे उनको ब्लैक एरियाज़ बोला, वहाँ पे अक्सर छोटे छोटे घर और कच्चे घर और पुअर लोग रहते थे। वहीं जो दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे या उनके ऑफिशियल्स रहते थे, उनको बोला उन्होंने वाइट एरियाज़। इन दिल्ली द ब्रिटिश लिव्ड इन द वॉल्ड सिटी अलॉन्ग विद द वेल्दी इंडियंस। पर दिल्ली में ये परिस्थिति नहीं थी। पहले दिल्ली में वॉल्ड सिटी के अंदर ही रहते थे अमीर लोगों के आसपास ब्रिटिशर्स। बट लेटर ऑन दे डेवलप्ड सम न्यू आर्किटेक्चर्स इन दिल्ली। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर
पोइट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इन्जॉय किया उर्दू, पर्शियन कल्चर, पोइट्री, फेस्टिवल्स जब वो वॉल्ड सिटी के अंदर रहते थे तब। पर बाद में उनको यह आभास हुआ कि हमें एक अलग एरिया पे रहना चाहिए। सो इसको उन्होंने बोला द दिल्ली रेनेसॉ। रेनेसॉ क्या होता है? रीबर्थ, या फिर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए किसी चीज़ के फीचर में, उसको रेनेसॉ कहते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो दिल्ली कॉलेज जो कि 1792 में बना, वो एक कारण बना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी हो सके दिल्ली में और उसके लोगों में, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। देयर वॉज डेवलपमेंट इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स मोस्टली इन उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज में अक्सर वो पढ़ते थे और काफ़ी विकास हुआ विज्ञान और जो ह्यूमैनिटीज़ का फील्ड है उसमें। सो पीपल वर बिकमिंग मोर इंटेलेक्चुअल्स एज दे वर रीडिंग मोर, एज दे वर डिस्कसिंग मोर। सो therefore the period between 1830 to 1857 is referred to as a period of Delhi Renaissance। अब कुछ नई जो चीज़ें देखी हमने, न्यू टर्म्स देखी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इमेज में आपको दिख रहा है एक ऐसी ही दरगाह। तो दरगाह क्या होता है? द टॉम्ब ऑफ अ सूफी सेंट। एक मकबरा जो किसी की याद में बनाया हो, सूफी सेंट की या किसी रूलर की, उसको कहते हैं, उसको टॉम्ब कहते हैं। और अगर वो संत हो, उसकी संत की याद में बनाया हो कोई टॉम्ब, मकबरा, उसको दरगाह कहते हैं। खानका क्या होता है? अ सूफी लॉज ऑफन यूज्ड एज अ रेस्ट हाउस एंड सेंटर फॉर सूफी म्यूजिक। एक ऐसा रेस्ट हाउस या लॉज जो ट्रैवलर्स के रेस्ट करने के लिए और सूफी म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हो। ईदगाह, एन ओपन प्लेस ऑफ मुस्लिम्स मेंट फॉर ईद प्रेयर्स। एक ऐसी ओपन स्पेस जो जहाँ पर मुस्लिम ईद के दौरान नमाज पढ़ सकें, उसको कहते हैं ईदगाह। और कुल्डे सैक, स्ट्रीट विद अ डेड एंड। एक ऐसी स्ट्रीट जो आगे जाकर बंद हो जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट, here we have question number first. Define the following terms: Dargah and Eidgah. Question number 2. When was Delhi made their capital by the British? Question number 3. When was the Delhi College established? Question number 4. Which was the most splendid capital out of 14 capitals built in Delhi, and who built it? Question number 5. Explain urbanization and deurbanization with examples. And question number 6. Who plundered Delhi many times during the 18th century? Question number 7. Who lived in the black and the white areas of Madras? So I hope this video was informative. It was clear to you. If you understood it well, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the discussion and the information. Give your valuable suggestions through comments so that I can make further improvements. And do not forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.